Hi guys, hello, how are you? हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग. So, are you people ready, steady and go for the second session? बच्चों बताओ ना, रेडी गेट रेडी स्टेडी एंड गो. चलो, बहुत बढ़िया बच्चों. तो शुरू करते हैं अपन लोगों. आज हमें करना है कैपिटल गेन अदर सोर्सेज सेट ऑफ क्लबिंग डिडक्शंस. तो आज ये कर लेंगे तो हमारा इनकम टैक्स का 75% अप्रोक्सीमेटली कवरेज हो जाएगी. उसके बाद अपन लोग कल जो है वो लास्ट सेशन में अपने छोटे मोटे चैप्टर्स जो हैं वो सारे जो लास्ट के 5-6 चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे. ठीक है. प्रॉब्लम्स निकाली हर बार की तरह आपने होंगी, मुझे पता ही है. बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे. जी. तो कोई नहीं, दैट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ माइन, तो उसमें आप उसको जाके देख सकते हैं. क्या हो रहा है? तो फिर आप वो पर्सनली अभी सेशंस खत्म हो रहे हैं जैसे ना, तो पर्सनली फोन करके फिर आप उसको सरचार्ज की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कशन करिए पर्सनली करके. ठीक है. So guys, now I'm putting on the recording and we are going live. Just give me a second. Give me a second. Hi, hello and welcome everyone. Today is our income tax session number 2. और बच्चा पार्टी, हमने लास्ट सेशन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी और बिजनेस प्रोफेशन के कुछ हाई लेवल पॉइंट्स, कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स, और ये सब कुछ बहुत कुछ हो गया था. सो गाइस, टुडे इज अवर सेशन नंबर 2. यस. दूसरा सेकंड सेकंड सेशन कह लीजिए, दूसरा सेकंड सेकंड सेशन कह लीजिए, दूसरा सेशन कह लीजिए, सेकंड लास्ट सेशन कह लीजिए. तो आज अपन लोग कैपिटल गेन से शुरुआत करेंगे और कैपिटल गेन के डाउट्स लेंगे और कैपिटल गेन की जो अमेंडमेंट्स हैं और कैपिटल गेन के कुछ हाई लेवल पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. मैं आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स का 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं. प्लीज उनको भी वॉच करिएगा बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जाम्स. बट नॉनदलेस अमेंडमेंट्स भी मैं थोड़ी थोड़ी बीच बीच में कवर कर रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट अ ब्रीफ आइडिया. तो हाल चाल कैसा है जनाब का, बताइए फटाफट. 2 मिनट लगाते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, उसके बाद अपने काम को स्टार्ट करते हैं. हाल चाल बताइए, टेंशन वेंशन सब बढ़िया हो रही है ना? होनी चाहिए इस टाइम पे. बहुत बढ़िया. टेंशन होनी चाहिए, बटरफ्लाइज होनी चाहिए, नर्वसनेस होनी चाहिए, हाथ गीले गीले होने चाहिए. दिस इज ऑल साइन दैट यू वांट टू क्लियर द एग्जाम्स. अगर ये नहीं हो रहा, दैट मीन्स यू आर चिल्ड आउट. दैट मीन्स यानी कि आपने पढ़ाई एक तरीके से ढंग से नहीं करी है, यानी कि आप एक्साइटेड नहीं है चीज़ों को लेकर. तो व्हेन आज मेरा एक सेशन था इग्नू के अंदर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में. तो इवन आफ्टर गिविंग सो मच ऑफ लेक्चर्स मेरा भी थोड़ा सा बटरफ्लाइज हो रहे थे, लेकिन वो जैसे काम स्टार्ट हुआ हम भूल जाते हैं. तो ऐसे जैसे आप एग्जाम्स में बैठेंगे, एग्जाम लिखना शुरू करेंगे, उसके बाद वो बटरफ्लाइज हैं जो वो अपने आप चली जाएंगी. तो आप अपने काम पे करते रहिए और अपने आप समा बनता रहेगा, आगे आगे बढ़ते रहेंगे. टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. चलिए बच्चों पार्टी, एक बार जरा देख लें सब कुछ सही है. यस, सब कुछ बिल्कुल मजे में है. चलिए तो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो कैपिटल गेन के बारे में हमारे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे
स्ट्रीम के अंदर थोड़ी सी स्पीड स्लो है, तो मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, बिकॉज द स्ट्रीम इज स्लो, इनफ स्ट्रेंथ नहीं आ रही है स्ट्रीम में। हो गया, आई थिंक यस वी आर लाइव नाउ ऑन, यस वी आर लाइव। सो गाइस, पहले तो कैपिटल गेन में मैं आपको बता दूं, फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताइएगा। पहले मैं कैपिटल गेन से शुरू कर रहा हूं। कैपिटल एसेट की मेरे बच्चों डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? कैपिटल एसेट की कौन से सेक्शन में डेफिनेशन है कैपिटल एसेट? डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट ये तो बता सकते, टेल मी द टर्म, कम अगेन। वो 45(1) तो चार्जिंग सेक्शन है। आई वांट टू नो द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, एंड दैट्स ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो। टू क्लॉज 14, 2 क्लॉज 14। तो कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है वो है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, जरा देखो, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। चलो, हो गई है। चलिए, सो गाइस सेक्शन 2 क्लॉज 14 में ना कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है। 2 क्लॉज 14 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है, विच मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड टू द बिजनेस प्रोफेशन। इस कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में एक संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, और कह रहे हैं जी यूलिप पॉलिसी भी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। यूलिप पॉलिसी भी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। नाउ व्हाट इज यूलिप? यूलिप, नॉट तुम्हारा लिप, यूलिप। यूलिप इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। गाइस, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, 80C के अंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन है। 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन है, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ साथ यूलिप पॉलिसी की भी डिडक्शन। यूलिप इंटेंशन क्या थी यूलिप पॉलिसीज की? कि यूलिप पॉलिसीज कंबाइन बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलोंग विद इंश्योरेंस। जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उसके अंदर गाइस, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपका पैसा बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि आपके पैसे को सिक्योर जगह इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन यूलिप पॉलिसीज में आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में भी लगाया जाता है। तो यूलिप पॉलिसीज में रिटर्न्स कैन बी मैनी फोल्ड्स, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी रिटर्न्स कैन बी लेस ऑल्सो। So whether you pay the premium for a ULIP or whether you pay the premium for a normal insurance policy, you get a deduction under Section 80C. No denying this fact. But the problem is sometimes people are investing lakhs and lakhs of money in ULIP. The intention was that करोड़ रुपया, लाखों रुपया तो मत लगाओ यार, हम आपको डिडक्शंस दे रहे हैं, और डिडक्शंस के लिए और इन्वेस्ट और एक सेक्शन और है जो मैं अभी यहाँ पर बीच में इंटरप्ट करूंगा, 1010D। 1010D में क्या होता है? इंश्योरेंस का जो पैसा है, लाइफ इंश्योरेंस का जो पैसा है, दैट इज एग्जेम्प्ट। लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट is exempt. So just to recap the story, ULIP policies are new age policies where insurance is combined with investment. उसका प्रीमियम भी 80C में मिलेगा डिडक्शन के रूप में, और ट्रेडिशनल पॉलिसीज जो हैं जिसके अंदर आपका पैसा सिक्योर जगह लगाया जाता है, उसके भी डिडक्शन 80C में मिलेगी। और बेस्ट पार्ट क्या है, 1010D कहता है कि आपको यूलिप पॉलिसीज पे या ट्रेडिशनल पॉलिसीज पे पैसा मिलता है, दैट इज टैक्स फ्री। अब कई लोग क्या करते हैं, टैक्स बेनिफिट्स के चक्कर में लाखों लाखों रुपए की पॉलिसीज ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने कहा देख भाई, हम इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह ले, इसको तूने इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बना लिया, तो भाई हम हाथ जोड़ के कहते हैं तुझे 1010D का बेनिफिट नहीं देंगे। तो एक
संशोधन, एक अमेंडमेंट 1010D में आ गया। अगर यूलिप पॉलिसी है, उसका पैसा अगर आपको मिलता है तो वो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होगा एक्सेप्ट ऑन डेथ। तो 1010D में एक अमेंडमेंट आई है क्या, यूलिप पॉलिसी अगर आपको मिलती है एक्सेप्ट ऑन डेथ, यूलिप पॉलिसी, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एम आई ऑडिबल? हाँ, तो यूलिप पॉलिसी अगर अदर देन ऑन डेथ मिलती है तो इसका पैसा इज नॉट एग्जेम्प्ट। लेकिन क्या सर सारी यूलिप पॉलिसी का पैसा टैक्सेबल कर दिया? नहीं, खाली कौन सी यूलिप पॉलिसीज को गवर्नमेंट ने पकड़ा है जिनको गवर्नमेंट टैक्सेबल कर रही है जिनके पैसे को। पढ़िए जरा एक बार, प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपए फॉर एनी प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी, उसका एनुअल प्रीमियम उस यूलिप पॉलिसी का 2.5 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी यूलिप पॉलिसीज का गवर्नमेंट ने तंग नहीं किया, बड़ी बड़ी यूलिप पॉलिसी जिनका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर। अच्छा, लोग बड़े स्मार्ट हैं, वो क्या करेंगे, 2-2 लाख की वाली 4 पॉलिसी ले लेंगे, दो 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 दो, बोलेंगे 2.5 लाख रुपए सालाना प्रीमियम कह रहे हो ना एक पॉलिसी का, तो गवर्नमेंट बड़ी चला के दूसरा पॉइंट लिख दिया, और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग 2.5 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच यूलिप इन केस प्रीमियम इज पेबल बाय अ पर्सन फॉर मोर देन 1 यूलिप पॉलिसीज ऑन और आफ्टर 1/2/2021। ये प्रोविजन आया है फिनेंस एक्ट 2021 में, फिनेंस एक्ट 2020, फिनेंस बिल कह लीजिए 2021। और ये कब आया था, 1 फरवरी 2021। आपको पता ही होगा बच्चों, बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। एट द टाइम ऑफ यूपीए द बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी, बट व्हेन मोदी सरकार केम दे प्रीपोन्ड द बजट ऑन द 1 फरवरी। तो गवर्नमेंट ने कहा जो पहले की पॉलिसीज इशू हो चुकी हैं 1 फरवरी 2021 से पहले, चाहे उसका एनुअल प्रीमियम 3 लाख का था, 4 लाख का था, हम उसको टच नहीं कर रहे। हम उन पॉलिसीज को कह रहे हैं जो आज या आज के बाद 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इशू आने यूलिप्स, उस यूलिप पॉलिसीज इशू हो रही है जिनका एनुअल प्रीमियम या तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है या एग्रीगेट, यस मेरे बच्चों, एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। उन पॉलिसीज को गवर्नमेंट का टारगेट बनाए, और टारगेट क्या बनाए, इन पे 1010D की एग्जेम्पशन स्नैच कर ली है, 1010D की एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने स्नैच कर ली है। लेकिन बेटा डेथ पर अगर यूलिप का पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। तो सर दोबारा से एक बार समझा दो सारी कहानी। गवर्नमेंट ने लॉ बदल दिया यूलिप को लेकर। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, ऐसा करते हैं, इसका एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। देखिए जरा, देखिए जरा, 80C बेनिफिट, 1010D बेनिफिट और कैपिटल एसेट। सुनिए 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 सुनिए, अगर यूलिप पॉलिसी इशूड हुई है बिफोर 1 फरवरी 2021, बता 80C बेनिफिट, तो 80C बेनिफिट नहीं स्नैच कर रहे हैं, हाँ वो तो मिलता रहेगा 80C बेनिफिट। सुनिए मेरी बात, 1010D में जो एग्जेम्पशन है वो मिलती रहेगी क्योंकि ये पॉलिसी तो पहले की है ना। अच्छा, और कैपिटल एसेट माना जाएगा नहीं। सुनिए सुनिए, देखते भी रहिए, यूलिप पॉलिसी इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, जिसका एनुअल प्रीमियम या एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर बोला या 2.5 लाख चलेगा, जरा देखिए, 2.5 लाख से एक्सीडिंग है तो अगर उसका एनुअल प्रीमियम या एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम अप टू 2.5 लाख है तो इस पे भी 80C बेनिफिट है, 1010D बेनिफिट, कैपिटल एसेट नहीं है। तो किस यूलिप पॉलिसी को गवर्नमेंट ने टारगेट किया है, गवर्नमेंट ने टारगेट किया है बच्चों तीसरी वाली यूलिप पॉलिसीज जो इशू हुई हैं ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, जिसका एनुअल प्रीमियम या एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम बच्चों 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा बेटा सुनो 80C बेनिफिट तो ले लेना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, 80C बेनिफिट तो, एक सेकेंड, 80C तो ले लेना, लेकिन बेटा ये जो 1010D बेनिफिट है ये नहीं मिलेगा, टैक्सेबल हो जाएगा इसका पैसा। लेकिन हाँ, कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट, कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट ऑन, बताइए, कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट ऑन डेथ, डेथ पे पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर पैसा आपको कब मिले,
यानी कि अब ये पैसा टैक्सेबल कब हो गया है, मेच्योरिटी पे या सरेंडर पे। अच्छा, मेच्योरिटी पे या सरेंडर पे पैसा मिले तो टैक्सेबल हो गया यूलिप का। और यूलिप को कैपिटल एसेट मान लिया गया है, यानी कि इस पे कैपिटल गेन लगेगा। यस। अच्छा, सो जो पुरानी यूलिप पॉलिसीज हैं जो इशू हुई हैं 1 फरवरी 2021 से पहले, या जो इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 21, जिसका एनुअल प्रीमियम 2.5 तक है, उन पे तो पुराना ट्रीटमेंट। क्या पुराना? अरे टीसी लेते रहे, मेच्योरिटी हो, डेथ हो, सरेंडर हो, 1010D की एग्जेम्पशन मिलती रहेगी, कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा उनको। लेकिन जो अब यूलिप पॉलिसीज 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स इशू होंगी, जिसका एग्रीगेट प्रीमियम या एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है, तो मेच्योरिटी और सरेंडर टैक्सेबल हो जाएगी। 1010D बेनिफिट नहीं मिला ना, नो 1010D, नो 1010D। लेकिन 1010D इधर मिल जाएगा डेथ के ऊपर। और अब उनको कैपिटल एसेट मान लिया गया है, तो सर उनका फिर कैपिटल गेन आएगा। यस, कैपिटल गेन आएगा। सर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, अगर शॉर्ट टर्म आया तो उसको बोलेंगे 111A, 15% टैक्स लगाएंगे। और लॉन्ग टर्म आया तो 112A में ले जाएंगे। और 112A में 1 लाख से ऊपर कितना परसेंट लगता है बताओ? 10%। तो अगर कैपिटल गेन आता है यूलिप पॉलिसीज पर शॉर्ट टर्म ट्रिपल, अच्छा ट्रिपल 1A में तो सर वो डालते थे ना, स्टॉक मार्केट के शेयर्स और आपके यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स। अब चौथी चीज यूलिप को भी ट्रिपल 1A में डाल दिया है। ओ गॉड, कॉपी करो, फर्स्ट 2 रोज पहले कॉपी करो। ये तो ओल्ड पॉलिसीज है, इस पे कोई नया ट्रीटमेंट नहीं लगेगा। नया ट्रीटमेंट लगेगा नई वाली पॉलिसीज पर, जिनका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है, एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम है, उनको कैपिटल एसेट मान लिया, उन पे कैपिटल गेन लगेगा। और ट्रिपल 1A में आएगा 15%, या 112 में 1 लाख से ऊपर 10%। कॉपी कर लीजिए। तो गवर्नमेंट डजंट वांट कि भाई लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हो और एग्जेम्पशंस ले रहे हो, मजे से पैसा कमा रहे हो। एट द गवर्नमेंट इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह होना चाहिए ना, आटे में नमक की तरह। तुमने तो आटे में भरपूर नमक भर दिया, टैक्स फ्री इनकम्स आ रही हैं। जी जी जी, पहले ऊपर का 2 रोज कॉपी करो। तो ओल्ड पॉलिसीज जो यूलिप वाली चल रही हैं, या 2.5 लाख से नीचे वाली हैं, 2.5 लाख तक वाली हैं, उन पे कोई नी ट्रीटमेंट नहीं है, उनकी मेच्योरिटी एग्जेम्प्ट है, एटीसी बेनिफिट्स। एग्रीगेट प्रीमियम या एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम? हाँ जी, कॉपी हो गया फर्स्ट 2 रोज। एपी स्टैंड्स फॉर एनुअल प्रीमियम बच्चा, और एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर। शुड आई प्रोसीड गाइस? चलो, ये तो मेजर अमेंडमेंट है। बाकी आ, एक ये अर्बन एरिया रूरल एरिया को याद रख लीजिएगा गाइस। अर्बन एरिया रूरल एरिया, इस पे क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले बहुत आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं, ये क्या लिखा है। अर्बन एरिया याद करिएगा, खेती की जमीन,
खेती की जमीन ग्रामीण इलाके में अगर हिंदुस्तान की है, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया इज नॉट अ कैपिटल एसेट. रूरल एरिया इज नॉट डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. अर्बन एरिया इज डिफाइंड. So any area which is not an urban area, which is not an urban area, is automatically a rural area. और रूरल एरिया की एग्रीकल्चरल लैंड एंड रूरल एरिया शुड बी इन इंडिया, है ना, is not a capital asset, not a capital asset. So we need to know what is urban area to know what is a rural area. Urban area is an area within the jurisdiction of a municipal corporation having population of at least 10,000. तो गाइस, अगर हम अर्बन एरिया का एक टेबल बनाएं, अर्बन एरिया का एक टेबल बनाएं, अर्बन एरिया वो एरिया है किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जुरिस्डिक्शन में जहां की आबादी 10,000 है. क्या दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है? यस सर. और क्या दिल्ली की आबादी 10,000 से ऊपर है? सर क्या बात कर रहे हो, एक कॉलोन, एक फ्लैट में 10,000 लोग हो जाते हैं दिल्ली में, तो एक मतलब सोसाइटी में. तो दिल्ली में तो ये सारा एरिया को क्या कहलाएंगे? अर्बन एरिया. सो एनी एरिया विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मिनिमम 10,000 इज अ अर्बन एरिया. फिर क्या लिखा है? अप टू 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल अबव जुरिस्डिक्शन पॉपुलेशन 10 से ज्यादा और 1 लाख तक. अगर गाइस पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हो, हाँ जी, इस एरिया की, ये जो बीच वाला हाईलाइटेड एरिया है, और 1 लाख तक हो, तो हम 2 किलोमीटर एरिया को भी बाय डिफॉल्ट अर्बन एरिया मान लेंगे. तो 2 किलोमीटर्स, माय डियर फ्रेंड्स, 2 किलोमीटर्स को भी हम दिस एरिया, दिस स्टार वाला एरिया, स्टार एरिया इज अर्बन एरिया. लेकिन कब लेंगे हम 2 किलोमीटर एरिया को अर्बन एरिया? व्हेन दी आबादी, एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड गाइस. अर्बन एरिया इज एन एरिया, हाँ जी. तो व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 10,000 up to 1 lakh, we'll take 2 kilometer area as urban area, and still we'll take 6 kilometer area from this area, entire this 6 kilometer area, this is also urban area, provided population is 1 lakh up to 10 lakhs. So this area's population is greater than 1 lakh up to 10 lakh. तो जैसे जैसे म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वही वाली बात है, जिसका मोटा जो ज्यादा होगा उसका फिलावट भी ज्यादा होगी. तो यहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है ना, 1 लाख तक है ना, तो हम 2 किलोमीटर एरिया को लेंगे. 10 तक है तो हम खाली इसी एरिया को अर्बन मानेंगे. अच्छा, तो ये जो शेडेड एरिया है इसकी आबादी अगर 10 तक है तो विल टेक शेडेड एरिया एज अर्बन एरिया. शेडेड एरिया की पॉपुलेशन 10 से ज्यादा है, 1 लाख तक है, तो फिर हम क्या करेंगे? इस एरिया को भी शेड में ले आएंगे, इस एरिया को भी हम अर्बन एरिया में डाल देंगे. ठीक है, समझो मेरी बात. इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ. चलो इसको मैं शेड कर देता हूँ इससे. आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है. और अगर इस ब्लू वाले एरिया की आबादी मेरे बच्चों 1 लाख से ज्यादा 10 लाख की है, तो हम 6 किलोमीटर एरिया तक को भी अर्बन एरिया की डेफिनेशन में डाल देते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर 10 लाख से आबादी ज्यादा है, 10 लाख से आबादी ज्यादा है, तो बेटा यहां से 8 किलोमीटर्स, यस 8 किलोमीटर तक के एरिया को भी ले लेंगे अगर यस इस एरिया की आबादी ग्रेटर देन 10 lakhs है. सो दिल्ली हैज आबादी ऑफ मोर देन 10 lakhs. यस सर. सो दिल्ली से जहां पर एमसीडी की जुरिस्डिक्शन खत्म होती है, 8 किलोमीटर एरिया अर्बन एरिया की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि दिल्ली की आबादी कितनी है? 10 लाख से ऊपर. यस सर. तो दिल्ली तो है ही अर्बन एरिया, उससे 8. अब जो एरिया अर्बन एरिया नहीं है, दिस एरिया, ये जो मैं रेड वाला जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये एरिया, ये जो रेड वाला एरिया है ना बच्चों, ये जो बाहर है, दिस इज नोन एज रूरल एरिया. सर ये तो बड़ा अच्छा डायग्राम बना दिया आपने, कॉम्प्लिकेटेड सा. ठीक है. चलो, तो मैं अब इसको रब कर देता हूं समझाने के लिए. तो अगर बोलो जी शेडेड एरिया की पॉपुलेशन 10,000 है, तो अर्बन एरिया कौन सा हुआ?
शेडेड एरिया की पॉपुलेशन 10,000 है, तो कौन सा एरिया अर्बन हुआ? शेडेड एरिया। और अगर शेडेड एरिया की पॉपुलेशन 10 से ज्यादा है और 1 लाख तक है, तो शेडेड एरिया प्लस 2 किलोमीटर, शेडेड एरिया प्लस 2 किलोमीटर। शेडेड एरिया की आबादी 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है। हाँ, अमेजिंग, वेरी गुड। हु इज दिस गर्ल? वेरी गुड। और अगर शेडेड एरिया की आबादी 10 लाख से ज्यादा है प्लस 8 किलोमीटर, उस ये सब एरिया अर्बन एरिया की डेफिनेशन में आ जाए। कैन आई प्रोसीड? कैन आई प्रोसीड? चलो, अब इसमें बाकी तो अच्छा, एक पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा पढ़िए जरा, ये पॉइंट पढ़िए, रीड दिस पॉइंट बच्चों, रीड दिस पॉइंट। Not an urban area means a rural area. So rural area is not defined. Urban area is defined. तो जो अर्बन नहीं है वो रूरल है। तो रूरल एरिया इज अ एरिया नॉट इन 2(1)(a), not under section 2(1)(a). You can call it like this: not an area under 2(1)(a), not an area under section 2(1)(a). And here you need to be having an agricultural land, and that too in India. Then it is not a capital asset. Next is, I want you to read this shaded area. Now guys, let's take an example to make this concept clear. Guys, do you remember, if a capital asset is acquired before 1401, what is the option do we have? If a capital asset is acquired before 1401, what is the option do we have? नहीं, हाँ, एक तो इंप्रूवमेंट नहीं लेते हैं, दूसरा योर एक्चुअल परचेज प्राइस, वी टेक योर एक्चुअल परचेज प्राइस और FMV on 1401, whichever is higher. You remember this thing? Here government did one amendment, not this time, or stamp duty value on 1401, whichever is lower. Then compare with this. So guys, you purchased asset on 1495 for 10 lakhs. So this is 10 lakhs. Guys, 1401 FM, this is your PP, purchase price. 1401 FMV is 8 lakhs. So this is 8 lakhs. Guys, 1401 SDV, stamp duty value, this is only applicable for land and building. Acha, this provision is for land and building, because land and building only has SDV. SDV on 1401 is 6 lakhs. So this is 6 lakhs. Tell me, what will you take as COA? What will you take? No, go slowly. Acha, no, I need not take this as 10 lakh. I need to reduce it to 4 lakhs so that the concept can be understood. So I'm just changing 10 lakhs to 4. But though your answer was right, if it would have been 10, we would have taken 10. You hit the nail on the head. Tell me. 9. See. One figure is 4, 8. हाँ, दिस 8 lakhs, अगर मैं ये प्रोविजन नहीं बताता SDB वाला, तो आप क्या करते? 4 और 8 विच एवर इज हाई, 4 और 8 विच एवर इज हाई, 8 लाख ले लेते हैं।
लेकिन लॉ कहता है 8 लाख और 6 लाख विच एवर इज लेस कर लो। तो यहां पर तो 6 लाख आ गया ना, लेसर फिगर तो 6 आ गया, लेसर फिगर तो 6 लाख आ गया। तो अब 6 लाख को कंपेयर करना है बच्चों 4 लाख के साथ, तो कितना हो गया 6 लाख। क्लियर? लिख लीजिए, कॉपी इट, कॉपी इट। हर जगह गवर्नमेंट लगी हुई है कॉस्ट को घटाने में, सेलिंग प्राइस को बढ़ाने में। गवर्नमेंट को फायदा है ना, कॉस्ट घट जाएगी तो कैपिटल गेन बढ़ेगा, सीधी सी बात है। And this provision, my dear Laddu Gopal, is for land and buildings. Is for land and buildings because they only have SDB. For other assets like gold and jewelry and shares and all, it will be purchase price or FMB, whichever is high. Because in case of shares, gold and whatever it is, SDB is not there. Can I proceed? चलिए ग्रेट। अच्छा, एक बीच में ना, जैसे मैंने कहा आपको यूलिप का पैसा टैक्सेबल हो गया तो एक सेक्शन बना दिया 45(1)(b) यूलिप को टैक्स करने के लिए, लेकिन उसके लिए ना रूल्स अभी तक आए नहीं है। तो मैंने अभी बताया था यूलिप पॉलिसी कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी इस सेक्शन में, कंप्यूटेशन इस सेक्शन में होगा। अच्छा, कंप्यूटेशन होगा, वैसे तो 111A में आएगी वो या 112A में आएगी, कंप्यूटेशन इस सेक्शन में होगा। तो प्रॉफिट एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ यूलिप, वही 2.5 लाख से ऊपर वाली 45(1)(b) एक नया सेक्शन बनाया कंप्यूटेशन के लिए, जिसके रूल्स अभी आए नहीं है। तो दोबारा से रिपीट कर लो, यूलिप पॉलिसी है, कैपिटल एसेट मान ली जाएगी, 45(1)(b) में कंप्यूटेशन होगा और टैक्स रेट 111A और 112A के लगेंगे, 111A और 112A। अभी इसका बेस्ट पार्ट है रूल्स आए नहीं। अच्छा, और क्या अमेंडमेंट आपको कैपिटल गेन में करनी है? कैपिटल गेन में और क्या अमेंडमेंट है? आ गया ना, 111A में देखो हमने टैक्सेबल यूलिप डाल दिया 111A में भी, और यूलिप को हमें डालना है 112A में भी, 112A में भी यूलिप। तो ये आपके पास नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, और कोई मेजर बात नहीं जी, बस। तो कैपिटल गेन में मोटा मोटा जो अमेंडमेंट्स हैं मैंने आपको बता दी, और एज सच इसके अंदर और कुछ नहीं। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नाउ आई प्रोसीड टू IUS। एंड आई नो मेरे बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, इनकी कोई क्वेरी नहीं आती, या तो डरते हैं मुझसे या इनकी क्वेरी नहीं आती। डर तो वैसे सकते नहीं मुझसे, मुझसे तो क्या डरोगे। तो अदर सोर्सेज पे आ जाऊं? आई नो दैट, बेशरम हो तुम सब। चलो, जस्ट जोकिंग। तो अदर सोर्सेज पे पढ़े क्या? हाँ, कैपिटल गेन में स्लम सेल में क्या हो गया है, अगेन एक मोटा मोटा तबादला कह रहा हूं, तब्दीली। स्लम सेल इज सेक्शन 50B। स्लम सेल में आपने लमसम प्राइस के लिए, लमसम प्राइस के लिए आपने पूरी यूनिट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सेल कर दी है। अच्छा, तो सर इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है? 36 मंथ से ऊपर लॉन्ग टर्म और 36 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म। तो सर क्या कैपिटल गेन हम फिर किस पे लगाते हैं? हम यूनिट पे लगा देते हैं, क्योंकि आपने क्या हुआ, इंडिविजुअल एसेट्स की सेलिंग प्राइस तो निकाली नहीं है, इंडिविजुअल एसेट्स की सेलिंग प्राइस तो निकाली नहीं है। तो जो लमसम प्राइस होता है उस पे ही हम कैपिटल गेन लगाने वाले हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट है, उसमें एसेट्स हैं, 50,000 एसेट्स, लाइबिलिटीज, अलग अलग वैल्यूएशन करते तो अलग अलग ट्रीटमेंट करते। अब जैसे किसी ने कहा नूडल्स चाहिए खाने को, किसी ने कहा दाल मखनी चाहिए, किसी ने कहा बटर चिकन चाहिए, तो अलग अलग बता दिया तो अलग अलग आ जाएगा। अब किसी ने बताया नहीं तो मैंने सबके लिए बिरयानी मंगवा ली, अब सब बिरयानी खाएंगे बैठ के, क्योंकि आपने अपनी इंडिविजुअल चॉइस बताई नहीं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, नॉट हैव टू ईट बिरयानी। तो ऐसे भैया, या तो आप इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस निकाल लेते एसेट्स का, वो तो निकाला नहीं,
So what option do I have? Now I'll compute the capital gain on the department, on the unit, on the branch. अगर ये ब्रांच 3 साल से पहले की है तो लॉन्ग टर्म, 3 साल तक की, अभी 2 ढाई साल पहले स्टेप सेटअप किया था शॉर्ट टर्म। अच्छा, इसका एफवीसी क्या है? फुल वैल्यू। ये अभी तक सेल कंसिडरेशन लिया जाता था, सेल कंसिडरेशन जितने आपने 500 करोड़ की बेची है। लेकिन अभी अमेंडमेंट आ गई है इसमें, और उसमें क्या कह रहे हैं, सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, और वो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में डिसाइड होगी। प्रिस्क्राइब्ड मैनर में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स, फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी, वो भी एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में निकाली जाएगी। तो अर्लियर वी यूज्ड टू टेक सेल कंसिडरेशन, नाउ फेयर मार्केट वैल्यू विल कंप्यूटेड। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, इवन आफ्टर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन नहीं होगा। इंडेक्सेशन नहीं होगा। इंडेक्सेशन कहाँ का नहीं होता? बॉन्ड्स का नहीं होता, डिबेंचर्स का नहीं होता, स्लम सेल में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एसेट तो है ही नहीं ना, डिपार्टमेंट है। और आपका 112 में नहीं होता, 4 जगह आपका इंडेक्सेशन नहीं होता। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल टेक एज नेट वर्थ, will take as net worth. Cost of acquisition will be taken as net worth. What is net worth? Net worth is, net worth is value of assets minus value of liabilities. Value of assets minus value of liability. Now what is the value of assets? Comment says if it is depreciable asset, तो इनकम टैक्स में ना ब्लॉक बनाकर, ओ माय गॉड, डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं तो डब्ल्यूडीवी वैल्यू अंडर सेक्शन 32 निकाल लीजिए, और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं तो गाइस उनकी बुक वैल्यू ले लीजिए, उनकी बुक वैल्यू ले लीजिए। दिस इज हाउ यू नीड टू कंप्यूट द स्लम सेल कैपिटल गेन्स। तो स्लम सेल में 3 साल से ऊपर हो गया तो लॉन्ग टर्म, यस, बट इंडेक्सेशन नहीं करेंगे अपन लोग। 3 साल तक का तो शॉर्ट टर्म। एफवीसी क्या लेनी है? सेल प्राइस लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है एज पर प्रिस्क्राइब मैनर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेट वर्थ है, वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डेप्रिशिएबल एसेट की डब्ल्यूडीवी वैल्यू, और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मींस द वैल्यू इन दी बुक्स, और डब्ल्यूडीवी वैल्यू वो उसका जो इनकम है 32 सेक्शन में ब्लॉक बनाकर उसकी वैल्यू निकली। चलिए, एनी अदर क्वेरीज ऑफ योर चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स? बंदा हाजिर है आपके सामने, फिर बाद में मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं बताने वाला, अभी पूछ लो। अभी आयरन स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, मौके पे चौका। चलो, तो मैं अब आईयूएस में मेजरली कोई ऐसी अमेंडमेंट आई नहीं है मेजरली। वो 20% का लिमिट वाला फंडा इधर भी लगेगा, वही प्रॉपर्टी जो हमने 43 सीए वाली बताई थी। तो एज सच आईयूएस में देर इज नो सच अमेंडमेंट विच यू नीड टू बी डूइंग। वो 20% वाला फंडा 10% की जगह, जहां पर 43 CA1 लगा था ना, वो डीएलएफ ने कोई फ्लैट बेचा था स्पेसिफाइड पीरियड में 2 करोड़ तक का, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुई थी, उस केस के अंदर ये काम करना है। इसमें एक चीज आपको बता दूं, गिफ्ट के केस में, यस, गिफ्ट के केस में आपको जो बात याद रखनी है, गिफ्ट के केस में, गिफ्ट के केस में देखिए, रामलाल जी को ना अपने दोस्त श्यामलाल से, हाँ जी, अपने दोस्त श्यामलाल से, ये है हमारा असेसी, ये इसका फ्रेंड, 3 गिफ्ट्स मिली है। आंसर देना मुझे। कैश गिफ्ट मिली है एक ही साल में, अच्छा, ऐसे दोस्त भगवान सबको दे। अच्छा, ज्वेलरी भी मिली है गिफ्ट में, जिसकी एफएमवी 50,000 रुपए है, और बेटा लैंड भी मिली है जिसकी एसडीवी 50,000 रुपए है, एक ही साल में एक ही दोस्त से। 1 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 पर्सन। बताइए, व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ रामलाल? व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ रामलाल? हाँ, तो तीनों इकट्ठे एग्जाम कर दूं या क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? नहीं,
50,000 की छूट तो कैश पे होती है, 50,000 की ज्वेलरी गिफ्ट में भी होती है, 50,000 इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी होती है, और इमूवेबल में 50 की छूट तो है। तो ये 50 की छूट पर कैटेगरी है, क्वेश्चन ये, या ये एग्रीगेट है साल का, क्वेश्चन ये है। दिस इज माई क्वेश्चन, इज इट एग्रीगेट पर कैटेगरी और एग्रीगेट ड्यूरिंग ईयर? रेस्ट ऑफ, yes, it is aggregate per category per year. So this is, acha, this is per category, yes, this is exempt. You can receive 1.5 lakh as gift, not 50,000. This is exempt, but per category hai. This is also exempt in the hands of Ramlal, and this is. But if jewelry was 51,000, then jewelry will be taxable. Cash and land will be still be exempt. That is the point. So it is per category. This 50,000 limit is per category. Copy it. Tino will be exempt in the hands of Ramlal. All the three will be exempt in the hands of Ram. This is per category. This is per category. Let's proceed further. Now, in other sources, there is this patent income under 115 BBF. Patent income under 115 BBF. What is this concept? Guys, this is a concept that you are a inventor. You are a inventor. आविष्कार किया है आपने, आपका जो भी रॉयल्टी मिलेगी 100% रॉयल्टी अमाउंट पे 10% टैक्स लगेगा। तो आपके पास रॉयल्टी आती है, एक बार सर इसको चार्ट के रूप में समझाओ। आइए देखो जी, यू आर अ इन्वेंटर, इन्वेंटर, तो बट एंड यू गेटिंग अ रॉयल्टी। सो फर्स्ट टाइम इन्वेंटर है एंड योर नेम इज मेंशन इन द पेटेंट एक्ट। नाउ गाइस, हाउ मच रॉयल्टी होगी? यू गेटिंग अ रॉयल्टी ऑफ 20 lakhs and your expenditure in earning royalty is 10 lakhs. Guys, you got two options. One option is, you, what is your PGBP income? Your PGBP income will be 10 lakhs. You reduce 10 by 10, so let it be 12. Let it be 12 lakhs. So what is your PGBP income? What is your PGBP income? 8 lakhs. What will your GTI? Guys, GTI will be 8 lakhs. You know, you will get 80 RRB section, 3 lakhs deduction. So your total income will become, can you tell me what will be your total income? Yes, 5 lakhs. So normally we subtract our expenses from PGBP and we get 80 RRB deduction. Now another option is, government says you can be covered under section 115. You get yourself covered under section 115 BBF. Here your entire royalty will be taxable at 10%. Without expenses, without deduction. Oh my God, without expenses, without deduction. So here 10% tax you need to pay on the entire royalty amount, 20 lakhs ka. 20 lakhs will be your PGBP. This will be your GTI. Your 20 lakhs will be PGBP. You will not be allowed any deduction. So your PGBP will be 20 lakhs. They are saying na, see, royalty income for patents taxed at 10, no deduction on any expenditure or allowance shall be allowed. So आपके पूरे PGBP income will be 20 lakhs.
योर GTI विल बी 20 लाख। आपको यहाँ पर एक्सपेंसिव डिडक्शन ना या टोटल इनकम 20 लाख, सीधा टैक्स लगेगा। अच्छा इस पे टैक्स तो नील हो गया, 87A भी नहीं, 87A भी ले लेंगे ना, 12,500 स्लैब रेट पे आएगा ये। अच्छा यहां पर आपका 10% टैक्स ऑफ 20 लैक्स, शिफ्टिंग ऑफ एग्जामिशन लिमिट भी नहीं मिलेगी, प्लस 4% धनिया मिर्ची, वो हो गया आपका 8,000, तो 2,08,000। तो इसके लिए फायदेमंद है इसमें आना, नहीं है फायदेमंद आना? इज इट? नहीं है, नहीं, ये उन लोगों के लिए जिनको 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की रॉयल्टियां मिलती है ना, उस केस में ना स्लैब रेट 30 पे आ जाता है, ये 10 पे आता है, वहां बेटर रहेगा। छोटी मोटी रॉयल्टी वालों के लिए तो यही बेटर है, नॉर्मल स्कीम, RRB ले ले और अपने PGBP के खर्चे ले ले। लेकिन जो लोगों को अच्छी खासी रॉयल्टी मिलती है 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की, वहां पर 10% फायदे में, क्योंकि वहां पर नॉर्मल केस में 1 लाख पे तो 28-30 लाख का तो टैक्स बन जाएगा, वहां फायदेमंद रहेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या सिखाया मैंने आपको, यहाँ पर खर्चे नहीं मिलेंगे, ना PGBP से खर्चे, ना घर वाली ना बाहर वाली, बेचारे के पास ना घर वाली मिली ना बाहर वाली डिडक्शंस। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, ये देखिए, तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेंटर है ना पेटेंट एक्ट में, देखो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू टैक्स इज सो वास्ट, आई कैन कीप ऑन कमिंग एंड कीप ऑन गिविंग यू न्यू टॉपिक्स एवरी टाइम. So point is every topic will not be asked in the exam. So if we do 5,000 topics, only approx 30 topics will be coming in the exam, or 50 topics will be coming in them, or 100 marks 100 topics will be coming, but we have to do 5,000 topics. And if you say this is important, that is important, I don't know, I'm not a speculator, I'm not a Satoria to tell you that this is important, this is not important. So if you want to do this thing, you can do. If you want to ignore, you can ignore. The risk taking has to be done by you. But tax, again, I've told you, it is so vast that it cannot be completed in any time limit. Even if I take 2 months more, I can take out some new topics and again start doing something more. But we have to go with the trend, so we have to do 99%. फाइन, हैव यू अंडरस्टूड दिस ऑप्शन कि अपने ऑप्शन 1 में आता है तो खर्चे वर्चे ले ले भाई, स्लैब रेट पे आ जा भाई। अगर तो ऑप्शन 2 में आता है, BBF में अपना को कवर कर लेता है, तो बेस्ट पार्ट ये है, यहाँ पर आपकी सारी रॉयल्टी पे फ्लैट टैक्स लगेगा, बिना खर्चों के, बिना एक्सपेंस के, बिना डिडक्शन के। क्लियर बात? बाकी रेस्ट ऑफ यू, आई एम नॉट हियरिंग योर वॉइस, रजत एंड ऑल, क्या बात है, शाम सूंघ गया क्या? आई एम नॉट हियरिंग यू ऑल। इतना सीरियस हो गया, डर लग रहा है अब एग्जाम का है? लगने दो यार, अच्छी बात है, क्या हो गया, बात तो करो, लगने दो डर, डर को डर दे दो ना, ऐसे होना चाहिए, डर को भगाओ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कुछ खराब होता ही नहीं दुनिया में। आपको लग रहा है खराब है, बाद में बोलोगे अच्छा हुआ, कुछ नहीं होता खराब। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीजन। सो वट एवर हैपनिंग इज, लेट इट हैपन। चलो नेक्स्ट इज, एक सेक्शन है 115 BBG। बीबीजी, बीबीजी खाना बना दें, ये कार्बन क्रेडिट का है। कार्बन क्रेडिट क्या कॉन्सेप्ट है गाइस? कार्बन क्रेडिट गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो एमिशंस है कार्बन डाइऑक्साइड के, उनको रिड्यूस करें। लेकिन आपको पता ही है, जब तक कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव ना मिले तो कार्बन एमिशंस कौन रिड्यूस करेगा? तो अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिड्यूस करते हो तो विल गिव यू 1 कार्बन क्रेडिट. This carbon credit is tradable like shares and you can sell it off. This is just like you don't want to attend the classes. You are fed up with the class. I say every class you attend, I'll give you 1,000 rupees. Now will you attend the classes? If I say every class you attend, I'm going to give you 1,000 rupees. Even if you don't feel like, even if you are ill or even if you are not well, will you still attend the class? दैट इज द लॉजिक कि भाई गवर्नमेंट यहाँ पर आपको कार्बन क्रेडिट दे रही है,
और आपको कितने कार्बन क्रेडिट, और ये कार्बन क्रेडिट्स आपने मान लीजिए आपके पास 10 कार्बन क्रेडिट थे जो आपने 50,000 के रेट पर बेच दिए, कार्बन क्रेडिट बेच दिए। तो ये कार्बन क्रेडिट आपने 50,000 कार्बन क्रेडिट सेल करे हैं, तो आपके पास टोटल 5 लाख रुपए का रेवेन्यू आ गया। गवर्नमेंट कहती है ये जो कार्बन क्रेडिट पे रेवेन्यू आया ना, इसमें से खर्चा माइनस मत करना, एक्सपेंसेस इत्यादि माइनस मत करना, तो आपका पूरा अमाउंट मान लीजिए पीजीबीपी में आ गया 5 के 5 लाख रुपए, यही टोटल इनकम बन गया 5 लाख रुपए। इस पे फ्लैट टैक्स 10% का लगा देंगे, फ्लैट टैक्स 10% का लगा देंगे 50,000। हाँ, रिबेट आपको 87A की मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो अमाउंट है ना, पिछले केस में रिबेट तो, अच्छा पिछले केस में रिबेट यहाँ ले ली थी हमने। हाँ, पिछले केस में यहाँ पर 20 लाख था यहाँ पर रिबेट नहीं थी, तो रिबेट 87A की मिल जाएगी। 87A की रिबेट ले सकते हैं 12,500 रुपए की, शिफ्टिंग मिलेगा नहीं, शिफ्टिंग ऑफ एग्जामिशन लिमिट तो कैप लेंगे, तो ये 12,500 माइनस कर दो, 37,500 प्लस 4% धनिया मिर्ची जोड़ दो, काम खत्म हो गया। तो जो समझाने वाली बात थी कि ये पूरा का पूरा कार्बन क्रेडिट का रेवेन्यू फ्लैट 10% पे टैक्सेबल होता है, कोई खर्चा ना घर से मिलेगा ना बेटा जीटीआई से मिलेगा, नो एक्सपेंस विल बी अलाउड, फ्लैट टैक्स एट 10%। अगर 6 होता तो 87A भी नहीं मिलता। 87A खाली एक जगह से नहीं मिलता, कौन सी इनकम से नहीं मिलता 87A? 112A का टैक्स। आई थिंक आपको ना बड़ा अच्छा अप्रिशिएट करोगे व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग द यू नो मैराथन। बस मैं आपकी ना 3 क्लासेस नेक्स्ट वीक लगा रहा हूँ जीएसटी की, 3 क्लासेस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जीएसटी। So tomorrow we are going to finish with the problems and the high level questions and whatever amendments we are doing. Monday, Tuesday, Wednesday, I'll put in GST and then I'll start with the marathon for your tax, GST and income tax. So I'll ask for that dates from you, your suitable time and whatever it is next week. So Monday, Tuesday, Wednesday, coming week we'll have GST problem and high level questions classes, and then we'll proceed further to the marathon so that at least we are fighting fit for the exams. So ये कॉपी हो गया क्या? हैव यू कॉपीड दिस? तो कार्बन क्रेडिट की सेल पर जो भी अमाउंट मिलता है फ्लैट टैक्स 10%। am I clear to all of you? Now guys, next chapter is clubbing. There is no change in clubbing except for 1032 is not allowed. क्लबिंग में 1032 नहीं मिलेगा। अगर आप उस पे आ जाते हैं, कुर्बानी वाला सेक्शन 11115 BAC है ना, तो 1032 का जो 1500 रुपए की छूट होती है, अगर आप 115 BAC में आ जाता नहीं मिलती। तो ये तो बात मैंने शायद कल वाली क्लास में बता भी दी। सेट ऑफ के चैप्टर में कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है। इसमें एक टॉपिक्स हैं जो क्लास के टाइम पे डिस्कशन हमने नहीं करी होगी, वो है डिविडेंड स्ट्रिपिंग और बोनस स्ट्रिपिंग। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, डिविडेंड स्ट्रिपिंग और बोनस स्ट्रिपिंग पर आपका सेट ऑफ का चैप्टर भी खत्म, फिर डिडक्शंस की बात आ गई। आ जाओ जी, डिविडेंड स्ट्रिपिंग एंड बोनस स्ट्रिपिंग। आई वांट यू टू रीड दिस डिविडेंड स्ट्रिपिंग, आई वांट यू टू रीड डिविडेंड स्ट्रिपिंग 94/7। I want you to read dividend stripping 94/7. Just 10-15 minutes more. I want you to read 94/7 dividend stripping. थ्री मंथ्स 3 months 9 months ना, ठीक है। आइए, this 94/7 dividend stripping, 94/7 dividend stripping is for shares 3+3. I think for just a second. Securities 3, and so word is securities, not shares. सिक्योरिटीज के लिए शब्द है 3+3, यूनिट्स के लिए शब्द है 3+9। सर क्या कॉन्सेप्ट है? अरे गाइस, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आंसर दोगे? इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, विल यू आंसर इट? डिविडेंड किसको मिलता है?
फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें, जो शेयर होल्डर है या यूनिट होल्डर है, यूनिट होल्डर है, या इंटरेस्ट किसको मिलता है, जिसके बाद डिबेंचर होल्डर है या बॉन्ड होल्डर है। मुद्दा ये नहीं है कितने दिन शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो, और हाउ मच पीरियड डू आई नीड टू होल्ड द शेयर्स or the debentures or the units with me to be entitled to a dividend or the interest for that financial year. Yes, record date, रिकॉर्ड डेट पर आपका नाम हो, 3 मंथ्स नहीं, रिकॉर्ड डेट पर, जैसे रिकॉर्ड डेट है 31 दिसंबर 2021, यू शुड बी ओनर ऑफ द सिक्योरिटी और द यूनिट और द वट एवर इट इज ऑन द रिकॉर्ड डेट. दिस इज जस्ट लाइक आई वांट टू थ्रो अ पार्टी and I want to make you eligible to attend the party. Now, which class I'll choose to determine that who is eligible for party? So I'll announce 31st December class. Whoever will be present in 31st December class will be given the party. You attended the 30th December class, but not the 31st. You will not be entitled to the party. So you will be entitled to the dividend if you hold the shares on the record. Now, what do people do is, they are very clever. Before the record date, they buy the securities. Before record date, they buy the securities. And after the record date, they sell the securities. Now, what do they benefit by this? They get the dividend and then, they sell the securities. So, and price will be more before the record date of the share or the unit or after the record date. Tell me, the price will be more before the record date, नहीं before, because people, you'll get the भाई जो रिकॉर्ड डेट से पहले परचेज करेगा उसको तो डिविडेंड मिलेगा ना. मान लीजिए 31 दिसंबर का रिकॉर्ड डेट है, मैंने 25 दिसंबर को खरीद लिया या 15 दिसंबर को खरीदा, तो आई एम एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड बिकॉज दिस इज कम डिविडेंड प्राइस ना. This is come dividend price and this is ex dividend price. तो जब रिकॉर्ड डेट निकल जाती है तो प्राइस एक्स डिविडेंड हो जाता है ना, नहीं मिलता डिविडेंड उसको. और जो आज खरीदेगा उसको डिविडेंड, जैसे सेल चल रही है तो भाई ये कूपन सेल पीरियड में लगाओगे तो एक्स्ट्रा आइटम्स भी कुछ आपको सस्ता मिलेगा. तो जो बिफोर खरीदता है ना उसको डिविडेंड मिल जाता है, तो ये प्राइस ज्यादा होता है. तो आपने कितने का शेयर खरीदा गाइस? मैंने ना 100 रुपए का शेयर खरीदा और मैंने उसको बेच दिया डिविडेंड लेने के बाद. कितने का? मैंने इसको बेच दिया 80 का. तो एक आपने ना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिखा दिया. कितने रुपए का? जल्दी बोलिए. 20 रुपए का. बोलो हाँ या ना. लेकिन ये बेचना आपको, सिक्योरिटीज 3 महीने पहले खरीदी हो, 3 महीने के बाद बेची हो, 3 महीने पहले खरीदी हो, 3 महीने के अंदर अंदर बेची हो, जब ये सेक्शन लगेगा. ऐसे यूनिट्स हैं 3 महीने के अंदर अंदर खरीदी हो और 9 महीने के अंदर अंदर बेची हो, तो ये ट्रांजेक्शन 12 महीने के अंदर अंदर ही हो जानी है, तो शॉर्ट टर्म तो होना ही है. अब क्या होता है, रिकॉर्ड डेट पे आपको डिविडेंड मिल गया या आपको इंटरेस्ट मिल गया, और वो अगर एग्जेम्प्ट है किसी और सेक्शन के अंदर, वो अगर एग्जेम्प्ट है तो गवर्नमेंट कहते तुम तो 2-2 लड्डू खा रहे हो और तुम्हें मान लीजिए डिविडेंड मिला 10 रुपीज, 12 रुपीज का, और वो एग्जेम्प्ट है. डिविडेंड कब एग्जेम्प्ट होता है? वैसे तो डिविडेंड अब एग्जेम्प्ट ही नहीं होता, पहले होता था एग्जेम्प्ट डिविडेंड व्हेन सीडीटी वाज देयर. तो कोई ऐसा इंटरेस्ट है, डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट नहीं होता. इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है. इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है 10-15 के अंदर. वो याद करो, आपके पास म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं, आपके पास पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड्स हैं, आपके पास कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स हैं, आपके पास नोटिफाइड रिलीफ बॉन्ड्स हैं. वहां पर कुछ ऐसे केसेस हैं जहां इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट. गवर्नमेंट कहते हैं तेरे पास 2-2 लड्डू आ गए, तूने डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट करवा लिया क्योंकि सेक्शन है किसी पर्टिकुलर, और तूने लॉस भी ले लिया, तो लॉस को सेट ऑफ कर लेगा, डिविडेंड पे टैक्स नहीं देगा. मेरी बिल्ली मुझसे मियाऊं. तो गवर्नमेंट कहती है जितना डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो गया उतना लॉस डेड कर देंगे. क्या मतलब? जितना डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो गया उतना लॉस डेड कर देंगे. तो एग्जेम्प्ट वाला जो आपका डिविडेंड है, वैसे अभी डिविडेंड के लिए सेक्शन लागू नहीं होता, पहले डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था क्योंकि सीडीटी लगता था. अब तो डिविडेंड टैक्सेबल होता है शेयर होल्डर के हाथ में.
तो यहां से हम 12 रुपए घटा देंगे और 8 रुपए ही एलिजिबल लॉस माना जाएगा. So the point is, in one hand you have a laddu, another hand you have a tarbooj. So government says that tarbooj to the extent of the laddu will not be given to you. So point is, आपने 3 महीने के अंदर अंदर रिकॉर्ड डेट से पहले सिक्योरिटीज खरीदी, 3 महीने के अंदर अंदर बेच दी, तो यानी कि अगर सिक्योरिटीज को आपने 3 महीने यानी कि 31 दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सिक्योरिटीज आपने कब खरीदी होंगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में. और यूनिट्स 3 महीने के अंदर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. बेच दिए शेयर्स 3 महीने में, जब भी 3+3, और यूनिट्स बेच दिए 9 महीने में. और दोनों, अच्छा डिविडेंड अगर टैक्सेबल है तो मान लीजिए 9 के शेयर दिए, डिविडेंड टैक्सेबल है, तो दिस सेक्शन विल अप्लाई. इफ द डिविडेंड रिसीव बाय यू इज टैक्सेबल, विल दिस सेक्शन अप्लाई? नहीं, दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई. विद दिस सेक्शंस विल नॉट अप्लाई. अच्छा, अगर तुमने प्रॉफिट में बेचे शेयर्स या यूनिट्स, लॉस नहीं आया तो? हाँ, वेरी गुड यार. दिस क्या हो गया, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए इमीडिएटली. I never expected to you will give such quick answers. So this section is only applicable when time limit is followed, losses is created, and dividend is exempt. If either of the condition is missing, this section will not apply. Eat the laddu, eat the tarbooj, whatever you want to do. Please copy it. नहीं. नहीं गिरती है डिविडेंड के बाद. क्योंकि अरे भाई समझो ना, जैसे जैसे मैं इसका एग्जांपल क्या दूं. लॉजिक समझो, लॉजिक से समझाना. एग्जांपल अभी दिमाग में आ रही है. लॉजिक ये है कि जब डिविडेंड मिलना है तो वो बंदा जो प्राइस देगा, उस प्राइस में उसको शेयर भी मिलेगा और उस शेयर का एनुअल डिविडेंड भी मिलेगा. लॉजिक ये है, बात समझो. जैसे हाँ, मैं कह रहा हूं एक क्लासेस की आप एनरोलमेंट करवा लो, इस क्लासेस के साथ हम आपको साथ में दूसरी क्लासेस का 50% लेक्चर्स देंगे. तो प्राइसेस ज्यादा हो गए होंगे ना कहीं हमने प्राइस बढ़ा दिया होगा, जब भी हम आपको ये फ्रीबीज दे रहे हैं. बोलो, बात समझो. और प्योर क्लास दे रहे हैं, उसका कोई फ्री भी नहीं दे रहे, तो उस क्लास का प्राइस थोड़ा कम होगा. स्वाभाविक समझो, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू समझो. So when we know record date is coming, whoever will purchase that point of time will be eligible for the share as well as the dividend. But once the record date is over, now you purchase in January 22, you will not be entitled to the dividend which has just gone by. चलो, now एक और concept आता है, then your set off is also over. 94.8, that is bonus stripping. Now this concept of bonus stripping, आप ये तो नहीं सोच रहे सर क्या क्या चीजें निकाले जा रहे हैं? करवाऊं ना करवाऊं, छोड़ दूं? हाँ बस हो गया. बोनस स्ट्रिपिंग में बेटा ये यूनिट्स के लिए है सेक्शन, खाली शेयर्स के लिए नहीं है. 3+9. अब ये क्या है, यूनिट्स खरीदे हैं आपने. ये रिकॉर्ड डेट किसका है? रिकॉर्ड डेट है बोनस इशू आ रहा है, यूनिट्स पर बोनस इशू आ रहा है. अगेन द रिकॉर्ड इज 31 दिसंबर 21. आपने यूनिट्स खरीदे हैं यहां पर कितने? 3 महीने के अंदर अंदर, और 9 महीने के अंदर अंदर आपने यूनिट्स को सेल कर दिया. कितने यूनिट्स लिए बेटा आपने? 100 यूनिट्स लिए कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के. 100 यूनिट्स लिए ऑफ म्यूचुअल फंड, ले लो, चलो नाम क्यों लिखे, कुछ भी लिखे. और यहां पर 1:1 बोनस आया है. और ये 100 यूनिट्स कितने के लिए थे? 80 पर यूनिट. आपने उस 100 यूनिट्स में से 80 यूनिट सेल कर दिए. कितने में बताइए? प्राइस ज्यादा हो गया होगा अब या कम? ये कम बोनस प्राइस होगा इस पीरियड में, कम बोनस प्राइस. और अब जो खरीदेगा इसमें उसको तो बोनस नहीं मिलने वाला, एक्स बोनस प्राइस. दिस प्राइस विल बी मोर और लेस आफ्टर द रिकॉर्ड डेट हैज एंडेड. लेस. तो ये आपने ना बेच दिया 40 रुपए में. गवर्नमेंट कहती है 2-2 लड्डू.
दो लड्डू, वन लड्डू you got 100 bonus units were allotted, and another loss, another laddu is short term capital loss on 80 units because 80 you have sold and 80 में परचेज, अच्छा 80 यूनिट्स है ना, ये 80 की जगह कर दो 70, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे 80 80 दोनों जगह देखकर। 70 यूनिट्स, कितना लॉस आ गया 70 यूनिट्स पर? 80 का खरीदा 40 का बेचा, 40 रुपए यूनिट का लॉस दिया है आपने, ये कितना आ गया 2800 रुपए। गवर्नमेंट कहती है भाई तुझे बोनस भी मिल गए, 100 बोनस यूनिट्स वर अलॉटेड, 100 बोनस यूनिट्स वर अलॉटेड, 100 बोनस यूनिट्स वर अलॉटेड एंड 2800 का शॉर्ट टर्म लॉस भी ले लिया। गवर्नमेंट सेज लॉस लॉस ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ये जिंदगी उसी की है। तो ये लॉस गवर्नमेंट ने कहा डेड लॉस है, सेट ऑफ के लिए नहीं मिलेगा। तो यहां पर एक लड्डू छीन लिया, तो गवर्नमेंट का तुझे बोनस मिल गया ना, बोनस को एंजॉय कर। तूने ओरिजिनल यूनिट्स बेच दिए लॉस में, है अब ये लॉस नहीं मिलेगा। तो दोनों जगह बोनस स्ट्रिपिंग और डिविडेंड स्ट्रिपिंग हो, शांड पत्ती सरकार के आगे जो करेगा सरकार उसकी वोट लगा देगी। एंड गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं वहां पर डिविडेंड जितना एग्जेम्प्ट हुआ था उतना लॉस डेड कर दिया था, यहां पर तो सारा ही लॉस डेड कर दिया, शॉर्ट टर्म लॉस। कॉपी कर लीजिए। तो अच्छा, अगर प्रॉफिट में बेची होते ओरिजिनल यूनिट्स तो प्रॉफिट्स में बेची होते ओरिजिनल यूनिट्स तो नहीं, हाँ फिर तो लड्डू मिला ही नहीं ना। अच्छा बोनस यूनिट्स बेचे होते तो जो अलॉटेड है, ये तो ओरिजिनल बेचे है ना, बोनस में तो पूरा ही कैपिटल गेन आता, क्योंकि बोनस की तो कॉस्ट ही नील होती है, तो उसमें तो गेन ही आता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। हमें तो ओरिजिनल नहीं बेचने 9 महीने के अंदर अंदर। लॉजिक ये है, डोंट सेल दी ओरिजिनल, इफ यू सेल दी ओरिजिनल द लॉस ऑन दी ओरिजिनल विल बी डीम्ड एज जीरो। देन वी एज्यूम दैट आपने ना, जैसे मैंने कहा आज पार्टी दे रहा हूं, तो राशि आज क्लास में आ गई, कभी क्लास में नहीं आई लड़की, आज क्लास में आई तो मैंने पार्टी छीन ली इससे, मैंने पार्टी को इनएलिजिबल कर दिया। तो यानी कि क्लास में पढ़ने नहीं आई थी, पार्टी के लिए आई थी। भाई तुम रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदे हो, रिकॉर्ड डेट के बाद बेच रहे हो, हम समझ गए तुम्हें बोनस का लालच था और लॉस बनाना था। तो गवर्नमेंट ने कहा बेटा लॉस तेरा हम बनाएंगे, क्यों चिंता कर रहा है। चल नेक्स्ट इज अदर सोर्सेज में गाइस एक अमेंडमेंट है, एक आपका जो सेक्शन है ना 80 ई बी, बी इसमें नहीं ई ये 31 मार्च 22 तक एक्सटेंड कर दिया है, 31 मार्च 22 तक। ये तो वैसे पढ़ाते टाइम हमने डिस्कस भी कर लिया था। बाकी कुछ अब आपकी प्रॉब्लम्स हो, सेट ऑफ क्लबिंग डिडक्शंस आईयूएस कैपिटल गेन, यू कैन आस्क, otherwise I'll sign off and meet you tomorrow with the remaining chapters of miscellaneous, like taxation of company, taxation of other persons, assessments, return, TDS, TCS, exempt incomes, whatever they are. I don't want to make this session very boring, so these are very short crisp problem classes to just to refresh some things, some amendments, some key points, some key areas, so that you people can again become confident to face the exams. Yeah, your time starts now. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5, tick tick 6, tick tick 7, tick tick 8. Yes. Hmm. जिसका दर्द है उसका दवा होनी चाहिए ना, जिसकी दर्द है उसको ही तो दवा मिलनी चाहिए। बोलो बोलो आगे। हाँ, अच्छा एक्सेप्शन में क्या है, देखो जी, जैसे रामलाल incurred a loss, so Ramlal can carry forward and Ramlal can set off। इसकी
लॉजिकल बात है, जिसका दर्द उसको साजे, दूसरा करे तो बंदर लागे, जिसका दर्द उसी को साजे, बात खत्म। इसकी एक्सेप्शन क्या है? अमेलगमेशंस। गवर्नमेंट कह रही है अमेलगमेशन हो गई है, हमने क्लास में डिस्कस किया है ये चीजें। अमेलगमेशन, डीमर्जर या कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप टू कंपनी या कन्वर्जन ऑफ फर्म टू कंपनी, इन केसेस में प्रीडिसेसर का लॉस या ससेशन इन केस ऑफ डेथ, फादर की डेथ हो गई, सन ने बिजनेस टेक ओवर कर लिया, तो प्रीडिसेसर का लॉस ससेसर को मिल जाता है टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक ओवर अ लॉस मेकिंग कंपनी, amalgamate the company into Reliance Industries, they will be able to set off the loss of the loss making company. लॉस किसी और का, सेट ऑफ कोई और कर रहा है। तो जनरल रूल में रामलाल का लॉस रामलाल ही सेट ऑफ करेगा, ये जनरल रूल है। लेकिन ये है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू लॉस है किसी और का, सेट ऑफ किसी और को, जस्ट टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, लेकिन कंडीशंस हैं, जैसे एमालगमेशन है तो 72A के अंदर होना चाहिए, डीमर्जर है तो 72AA में होना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट हुए तो 47 में होना चाहिए, क्योंकि वो जो न्यू एंटिटी है ना, उसमें पुराने एंटिटी का अंश है सारा। ऐसा नहीं हो कि प्योर सेल होनी चाहिए, जैसे एक्स लिमिटेड ने अपनी एंटिटी को वाई लिमिटेड को बेच दिया प्योरली, इसमें क्या होगा, इनके शेयर होल्डर्स को इस कंपनी के शेयर्स मिले होंगे। अच्छा, सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज यहां बेची गई होंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ एसेट इनको दी कुछ दूसरे को दी। तो कहीं ना कहीं जैसे ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये मेरी दुकान है, कंपनी भी मैंने बनाई है, मैं उसमें 50% से ज्यादा शेयर होल्डर हूंगा। तो कहीं ना कहीं ये समझ लो कि जो न्यू एंटिटी है उसमें ओल्ड एंटिटी का अंश पूरा आना चाहिए। ऑल दी एसेट्स एंड द लायबिलिटीज शुड बी ट्रांसफर्ड। पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को पे ऑफ नहीं किया, पुराने कंपनी के शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के शेयर्स मिल गए, तो इनडायरेक्टली वो कंपनी पूरी टेक ओवर कर ली है दूसरी कंपनी ने। मोटा मोटा मैं आपको समझा, तो यहां पर प्रीडिसेसर का लॉस सक्सेसर को मिल जाए, लॉस भी डेप्रिसिएशन भी, लॉस भी डेप्रिसिएशन। बताइए दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर योर क्वेरीज। बाकी माई व्हाट्सएप नंबर इज ऑलरेडी विद यू, जो भी क्वेरीज हो आप पूछ लीजिएगा। चलिए गाइस, सो आई एम साइनिंग ऑफ। स्टिल अगेन अनदर काउंटडाउन फॉर योर प्रॉब्लम्स। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7। ठीक है, यू कैन आस्क मी। यस, टिक, ये लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बैन दिस गर्ल फ्रॉम द क्लासेस, क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मी। आई नो। तो यू सेंड मी पर्सनली। चलिए, सो गाइस, again the countdown: tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5, tick tick 6, tick tick 7, tick tick 8, tick tick 9, tick tick 10. So I'm stopping the recording for my fans, and personally अभी मैं आपसे 5 मिनट बात करके निकलूंगा। चलिए, just a second guys, I'm just let me just stop the recording for the people who are